हेलो बच्चों, मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं आकाश फ्रॉम लर्नो हब, जहां पर आप सीख सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। बच्चों, आज हम 10th क्लास के 2020 बोर्ड एग्जाम में आए हुए मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करेंगे और आपको भी मेरे साथ क्वेश्चन सोल्व करने हैं नोटबुक और पेन लेकर। आर यू रेडी? चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों, सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करते हैं। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इज 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो जीरो का मीनिंग ये होता है कि अगर हम उसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में पुट करेंगे x की जगह, तो हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का वैल्यू आ जाएगा 0। चलिए देखते हैं। तो सपोज ये पोलिनोमियल है px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के। तो अगर हम इस पोलिनोमियल में x की जगह 2 रख देंगे तो वैल्यू आ जाना चाहिए 0, क्योंकि 2 एक जीरोज हैं। तो चलिए देखते हैं। एक्स स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर प्लस 3, एक्स की जगह 2 प्लस के, और ये क्या आ जाना चाहिए 0। ठीक है, तो यहाँ से हम सोल्व कर लेंगे। 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 प्लस के इक्वल्स टू 0। 4 प्लस 6 हो जाएगा 10 प्लस के इक्वल्स टू 0। 10 को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये आ जाएगा k इक्वल्स टू -10। तो k इक्वल्स टू -10 के लिए हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करते हैं। द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है कि उसको या तो हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं या खुद से ही डिवाइड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। सपोज हमारे पास कोई नंबर है 5, तो 5 को हम 1 इंटू 5 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 5 से ही डिवाइड हो सकता है या 1 से ही डिवाइड हो सकता है। तो ये क्या हो गए इसके प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होते हैं प्राइम नंबर के? 2। ओके, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करते हैं। द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरोस इज -5 एंड देयर प्रोडक्ट इज 6। तो जब भी हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पूछा गया हो बाय गिविंग सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो हम क्या करेंगे, एक डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेंगे। सपोज पोलिनोमियल है px, तो ये हो जाएगा k एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा पोलिनोमियल विद द गिवन इंफॉर्मेशन। और अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछी जाए तो हम क्या करेंगे, इसमें इक्वल टू 0 लगा देंगे और जो ये k है k उधर जाके 0 हो जाएगा। ठीक है, तो दिस पोर्शन जो है ब्रैकेट में लिखा हुआ है इक्वल टू 0 हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पूछा गया है तो इसलिए हम वही चेक करेंगे अभी। तो चलिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैलकुलेट करते हैं। तो px हो जाएगा k एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना गिवन है -5, x प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना गिवन है 6। तो k एक्स स्क्वायर माइनस और -5 मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा प्लस 5x प्लस 6। तो ये आ गया हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, अब k की जो वैल्यू है वो हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, 1 2 3 4, तो डिफरेंट पोलिनोमियल्स आएंगे। बट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो हम यहाँ पे k इक्वल्स टू अगर 1 रख दें k इक्वल्स टू 1, तो px आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करते हैं। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x प्लस y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 एंड 2x प्लस ky इक्वल्स टू 3 हैज नो सॉल्यूशन। तो
दो इक्वेशंस अगर नो सॉल्यूशन की कंडीशन है तो वे इक्वेशंस कैसी होनी चाहिए, पैरेलल लाइंस की इक्वेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। और इसके लिए कंडीशन क्या होती है, तो x के कोफिशिएंट्स का रेशो मींस a1 बाई a2 शुड बी इक्वल टू y के कोफिशिएंट का रेशो b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट्स का रेशो c1 बाई c2, ठीक है। तो a1 b1 c1 आपको पता ही है, इनके कोफिशिएंट्स है, और a2 b2 c2 यहाँ पे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि -4 लेफ्ट हैंड साइड में है, तो यहाँ पे भी जो कांस्टेंट है 3 वो भी लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए। तो चलिए लिख लेते हैं 2x प्लस के वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो चलिए अब कोफिशिएंट्स कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे a1 कितना है 1 अपॉन यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 2 इक्वल्स टू यहाँ पे b1 कितना है 1 और यहाँ पे y का कोफिशिएंट है k मीन्स b2 नॉट इक्वल्स टू c1 है यहाँ पे -4 और c2 है दूसरी इक्वेशन में -3। तो यहां से हम दोनों कंडीशन को निकाल सकते हैं। कैसे, पहले तो हम फर्स्ट टूज को ले लेंगे, तो यह आ जाएगा 1/2 इक्वल्स टू 1/k। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या रेसिप्रोकल लिख लो, तो यह आ जाएगा 2 इक्वल्स टू k, ठीक है। और दूसरी कंडीशन कैसे आ सकती है, ये सेकंड और थर्ड को हम ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1/k नॉट इक्वल्स टू 4/3, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4k नॉट इक्वल्स टू 3 या k नॉट इक्वल्स टू 3/4। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि k की वैल्यू पूछी गई है, तो -2 ये तो नहीं होगा, नॉट इक्वल्स टू 2 तो यहाँ पे तो k इक्वल्स टू 2 है, तो ये भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, तो k की वैल्यू आ जाएगी 2। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करते हैं। द HCF एंड द LCM ऑफ 12, 21, 15 रेस्पेक्टिवली आर। तो चलिए इनके फैक्टर्स लिख लेते हैं, प्राइम फैक्टर्स। तो 12 के प्राइम फैक्टर्स मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आप डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 3, है ना, 2 2 जा 4 3 जा 12। तो 21 के क्या हो जाएंगे 3 × 7, सिंपल है ये। तो 15 का क्या हो जाएगा 3 × 5। तो सबसे पहले अगर हमें HCF कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर देख लेंगे। तो यहाँ पे 3 3 3 है, तो HCF आ जाएगा 3, और कोई टर्म कॉमन नहीं है। चलिए अब LCM देख लेते हैं। तो जो कॉमन है वो तो लिखना ही है एक बार, ठीक है, बाकी जो कॉमन नहीं है वो भी लिखने हैं। तो यहाँ पे 2 × 2 4 × 7 और 5, तो ये आ जाएगा 7 × 5। तो यहाँ पे देख लेते हैं 3 4 जा 12 एंड 12 5 जा 60, तो 60 × 7, तो ये आ जाएगा 420। तो HCF आ गया हमारा 3 और LCM आ गया है 420। तो देख लो पहले हमें HCF लिखना है, तो 3 और 420, तो हमारा C ऑप्शन सही हो जाएगा। बाय मिस्टेक आप 420 और 3 मत लिख देना, क्योंकि पहले हमें HCF बताना है और ये पहले LCM लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा रॉन्ग, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करते हैं। द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 2x, x + 10 एंड 3x + 2 आर द कॉन्जुगेटिव टर्म्स ऑफ एन AP। तो AP की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है कि उसके कॉन्जुगेटिव टर्म्स में जो कॉमन डिफरेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो सपोज हमारा कॉमन डिफरेंस है D, तो D हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, किसी भी टर्म में से हम प्रीवियस टर्म माइनस कर देंगे तो हमारा D आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे x + 10 सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे 2x, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, नेक्स्ट कॉन्जुगेटिव टर्म्स के कांस्टेंट डिफरेंस के इक्वल। तो यहाँ पे आ जाएगा थर्ड टर्म में से 3x + 2 माइनस सेकेंड टर्म x + 10, तो इनका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो चलिए अब कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये कितना है x + 10 माइनस 2x इक्वल्स टू 3x + 2 माइनस x - 10। इतना क्लियर है। अब हम क्या करेंगे,
x माइनस 2x को लिख लेंगे माइनस एक्स प्लस 10 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x माइनस एक्स मीन्स 2x माइनस 8, 2 माइनस 10 माइनस 8, तो माइनस 2x को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस एक्स माइनस 2x और 10 को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा माइनस 8 माइनस 10, सिंपल है। तो माइनस एक्स प्लस माइनस 2x कितना हो जाएगा माइनस 3x और माइनस 8 माइनस 10 हो जाएगा माइनस 18, तो यहां से आ जाएगा x इक्वल्स टू माइनस 18 माइनस 3, तो x इक्वल्स टू 3 6 जा 18 और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 6 के लिए मीन्स फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ये टर्म्स AP के कंजुगेटिव टर्म्स हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व करते हैं। द फर्स्ट term of an AP is P and the common difference is Q, then its 10th term is, तो हम यहाँ पे nth टर्म का फॉर्मूला लगा देंगे सिंपल, तो वो क्या होता है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, ठीक है, जहाँ पे a फर्स्ट टर्म है और d कॉमन डिफरेंस है। तो हमें 10th टर्म कैलकुलेट करना है, तो हम लिखेंगे a10 इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म क्या गिवन है इस AP का p, तो a की जगह हम p लिख देंगे और n की जगह आ जाएगा 10 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस मीन्स d कितना गिवन है इस AP का q, तो हम q पुट कर देंगे, तो a10 आ जाएगा p प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू q, ठीक है। तो ये हमारा 10th टर्म आ गया, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a cos थीटा प्लस b sin थीटा कोमा 0 एंड 0 कोमा a sin थीटा माइनस b cos थीटा इज, तो हमें यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेना है सिंपल। तो चलिए मैं लिख देता हूँ एक बार डिस्टेंस फॉर्मूला, तो d क्या होता है रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो चलिए पुट कर लेते हैं सारी वैल्यूज, तो रूट आ जाएगा और x1 माइनस x2, तो x1 तो ये है a कोस थीटा प्लस b साइन थीटा, तो ये क्या हो गया हमारा x1 माइनस x2, तो x2 क्या है यहाँ पे 0 है, तो चलिए 0 और कंप्लीट होल स्क्वायर होगा, चलिए प्लस y1 क्या है हमारा 0, तो 0 माइनस और y2 क्या है a साइन थीटा माइनस b कोस थीटा होल स्क्वायर, तो इसको अब हमें सिंपली सोल्व कर लेना है और हमारा d आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे हम इस ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, ये माइनस 0 हो रहा है, माइनस 0 स्क्वायर है तो माइनस 0 का कोई सेंस नहीं है, तो a कोस थीटा प्लस b साइन थीटा का होल स्क्वायर ओपन कर लेंगे, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab होता है, तो 2ab ये आ जाएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा, तो ये तो आ गया है हमारा फर्स्ट ब्रैकेट से ओपन हो गया स्क्वायर। अब सेकंड को ओपन करेंगे, तो यहाँ पे देखो 0 माइनस समथिंग का स्क्वायर है, तो 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये माइनस का होल स्क्वायर है तो माइनस का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो इस ब्रैकेट का सिर्फ सिंपली हमें स्क्वायर ओपन करना है, ठीक है। तो चलिए ओपन करते हैं, ये हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस 2ab, क्योंकि यहाँ पे बीच में माइनस है ना, तो माइनस 2ab कोस थीटा साइन थीटा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड टर्म का स्क्वायर ओपन, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम देख लेते हैं कौन से टर्म कैंसिल हो रहे हैं, तो a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो इनको हम एक साथ लिख लेते हैं ताकि इनसे कॉमन ले ले बाद में, तो इसको हम साथ में लिख लेंगे और टोटल में तो रूट चल ही रहा है, और दूसरा टर्म है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, तो इनसे बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा फ्यूचर में, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा
प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। और जो ये टर्म है 2ab कोस थीटा साइन थीटा और यहाँ पे माइनस 2ab कोस थीटा साइन थीटा, तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा यहीं तक ही ये बचा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा, अब ए स्क्वायर कॉमन ले लो तो यहाँ से बचेगा कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और जो लास्ट के दो टर्म है इनसे भी आ जाएगा बी स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ से बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ये सब रूट में चल रहा है। अब आपको पता है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ये तो 1 ही हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी 1 ये भी 1। ठीक है, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही रहेगा, तो डी आ गया हमारा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, मुझे तो सी लग रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व करते हैं। इफ द पॉइंट पी के कोमा 0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining the points a 2 -2 and b -7 4 in the ratio 1:2, then find the value of k। तो सबसे पहले हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे। तो सपोज ये पॉइंट है a 2 -2 और ये पॉइंट है b -7 4, और p कोई पॉइंट है और उसका कोऑर्डिनेट क्या गिवन है k 0, और ये जो P है ये AB लाइन सेगमेंट को 1:2 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो हमें सिंपली K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है जो P है वो K 0 है, बट हम P का कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से और इस रेशो की हेल्प से फाइंड आउट कर लेंगे और फिर कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो चलिए लिख लेते हैं, ये हो जाएगा m1x2 मीन्स 1 इंटू -7, तो यह आ जाएगा -7, m2 इंटू x1 तो 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 अपॉन m1 प्लस m2 हो जाएगा 3, 1 + 2 3। ऐसे ही हम y कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा m1 इंटू y2, तो ये आ जाएगा 1 इंटू 4 और 2 इंटू -4 अपॉन 3 m1 प्लस m2। तो अब क्या करेंगे, k 0 ये तो ऐसे ही है, तो इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। -7 + 4 हो जाएगा -3 अपॉन 3, तो ये आ जाएगा -1, और 4 -4 तो हो जाएगा 0, तो 0 अपॉन 3 आ जाएगा 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि y कोऑर्डिनेट तो 0 ही है और x कोऑर्डिनेट आ जाएगा k -1, और यही वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, तो -1 डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 सोल्व करते हैं। इन फिगर ट्राइंगल ABC इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल द लेंथ ऑफ BC। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ट्राइंगल है और ये बीच में एक सर्कल है, और यहाँ पे हमें BC की लेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो BC मीन्स BQ प्लस QC। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम एक थ्योरम का यूज करेंगे जिसमें बोलते हैं कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से कोई टेंजेंट डाली जाती है, सपोज B पॉइंट से, तो जो BQ और BP है, जो दोनों टेंजेंट्स है वो दोनों लेंथ में इक्वल होंगे। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो BP है 3 सेंटीमीटर, वही हमारा BQ होगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, एक पार्ट तो हो गया। अब हमें QC कैलकुलेट कर लेना है सिर्फ, तो QC किसके इक्वल होगा, CR के इक्वल। ठीक है, लेकिन हमें CR तो पता नहीं है, क्योंकि टोटल AC गिवन है, तो हम क्या करेंगे, AP की हेल्प से हम AR कैलकुलेट कर लेंगे। AP = AR होगा, यस, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट A से टेंजेंट डल रही है, तो ये भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर AR। ठीक है, अब AR 4 सेंटीमीटर हो गया, तो RC कितना बचेगा यहाँ पे, 7 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल है 11 सेंटीमीटर, तो RC हमारा आ गया है 7 सेंटीमीटर, तो QC भी क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ओके, तो टोटल कितना हो गया है, BC = BQ मीन्स 3 सेंटीमीटर एंड QC = 7 सेंटीमीटर, तो टोटल हो गया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 इस ईयर के सिलेबस से रिमूव हो चुका है, इसलिए अब हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। चलिए देखते हैं।
ABC is an equilateral triangle of side 2A, then the length of one of its altitude is. तो हमें एल्टीट्यूड की हाइट फाइंड आउट करनी है, लेंथ फाइंड आउट करनी है. तो सपोज ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, नेम दे देता हूं A, B और C. तो इस पे एल्टीट्यूड डालते हैं. तो सपोज ये हमारा एल्टीट्यूड है, ये पॉइंट है M. तो एल्टीट्यूड तो बाय परपेंडिकुलर ही होता है, बट इक्विलेटरल ट्राइंगल में हमारा जो AM एल्टीट्यूड है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है. ठीक है, तो BM इक्वल्स टू CM हो जाएगा. ठीक है, और हमें पता है कि जो साइड है ये 2A है, ये भी 2A है और ये भी 2A होगा BC. तो बाइसेक्ट होने के बाद BM बचा A और CM बचा A. ठीक है, अब हमें AM की लेंथ फाइंड आउट करनी है. तो हम इसमें आप देख सकते हैं 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेनस हो गया है AC. तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लेंगे. तो क्या होता है फॉर्मूला, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर. ठीक है, तो AC स्क्वायर तो 2A है, तो 2A स्क्वायर इक्वल्स टू AM तो हमें कैलकुलेट ही करना है, प्लस MC स्क्वायर तो ये हो गया है A स्क्वायर. तो 2A का होल स्क्वायर आ जाएगा 4A स्क्वायर, और ये A स्क्वायर है तो ये लेफ्ट हैंड साइड में आके माइनस हो जाएगा और ये बचेगा AM स्क्वायर. तो मैं रिवर्स करके लिख रहा हूं, तो ये आ जाएगा AM स्क्वायर इक्वल्स टू 4A स्क्वायर माइनस 1A स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3A स्क्वायर. तो स्क्वायर उधर जाके रूट बनेगा, तो ये आ जाएगा रूट 3A स्क्वायर. अब A स्क्वायर है तो रूट कैंसिल हो जाएगा A का, तो इसको हम लिख सकते हैं और ये हो जाएगा रूट 3, तो रूट 3A. तो ये आ जाएगा हमारा एल्टीट्यूड का लेंथ. ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 इस ईयर के सिलेबस से रिमूव हो चुका है, इसलिए हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 15. चलिए देखते हैं. द वैल्यू ऑफ, तो ये हमें सोल्व करना है. ठीक है, तो हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा तो एज इट इज लिख लेंगे. अब ये है 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा. ये बेसिक फॉर्मूला है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम सेक स्क्वायर थीटा. और हमें पता है कि 1/सेक थीटा होता है कोस थीटा. ठीक है, रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के. तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/सेक थीटा को लिख सकते हैं कोस थीटा, और यहाँ पे स्क्वायर है तो ये आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा. और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1. ठीक है, ये इतना इजी क्वेश्चन था. तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 का और पार्ट करते हैं. द वैल्यू ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू, तो हमें फाइंड आउट करना है, ये सिंपली सोल्व कर लेना है. तो चलिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ही देखा है कि ये सेक स्क्वायर थीटा होता है, आपको याद होना चाहिए ये फॉर्मूलाज. तो सेक स्क्वायर थीटा, अब ये है 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा. ठीक है, तो इसको मैं एज्यूम कर सकता हूँ A माइनस बी A प्लस बी. तो A माइनस बी A प्लस बी का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा. ठीक है, तो चलिए देखते हैं. सेक स्क्वायर थीटा को हम अगेन लिख लेंगे 1/कोस स्क्वायर थीटा, ये तो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था. अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है, हमें पता है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1, और हमें क्या चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. तो साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाओ, तो ये बचेगा कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. तो आपको ये चेंजेस करने आने चाहिए. तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा. तो चलिए लिख देते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 में है और ये मल्टीप्लाई में है सिंपल, तो ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों, तो वैल्यू आ जाएगा 1. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1. ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 सोल्व करते हैं. द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ अ वर्टिकल रोड एंड द लेंथ ऑफ इट्स शेडो इज 1:√3. फाइंड द
एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट द मोमेंट। तो चलिए एक रोड बना लेते हैं, रोड ऐसे है और सन शायद इधर से पड़ रहा है सपोज, तो इसकी शेडो सपोज ऐसी हो गई, थोड़ा और लॉन्ग शेडो ले लेते हैं, और जो ये मीट कर रहा है तो ये जो थीटा होगा यही होगा एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। ठीक है, तो ये रोड की हाइट को हम ले लेते हैं सपोज ए बी, और ये शेडो सपोज हो गया है बी सी। ठीक है, तो हमें जो रेशियो गिवन है वो गिवन है ए बी बाय बी सी इक्वल्स टू 1:√3। इतना इंफॉर्मेशन गिवन है। अब हमें क्या करना है, थीटा कैलकुलेट करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एबीसी ट्राइंगल में हमें पता है कि ये 90 डिग्री होगा, रोड वर्टिकल है और ये ग्राउंड है लेवल, हॉरिजॉन्टल लेवल। तो इस थीटा के करस्पॉन्डिंग ए बी हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और बी सी हमारा बेस हो जाएगा। तो हमारा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो परपेंडिकुलर और बेस को यूज करता है, आपको सबको पता होगा, पढ़ा होगा आपने, tan थीटा। तो हम लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल्स टू ए बी बाई बी सी, क्योंकि क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो चलिए, तो tan थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा 1/√3, क्योंकि ये तो रेशियो गिवन है क्वेश्चन में। तो √3 को 1/√3 को हम लिख सकते हैं tan 30। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से हमें याद है कि tan 30 होता है 1/√3। तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें तो थीटा आ जाएगा हमारा 30 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन आ गया है 30 डिग्री। तो इस तरीके से हम सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 सोल्व करते हैं। टू कोन्स हैव देयर हाइट्स इन द रेशियो 1:3 एंड रेडियाई इन द रेशियो 3:1। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। तो सबसे पहले कोन्स बना लेते हैं। सपोज फर्स्ट कोन है लाइक दिस, इसकी जो हाइट है सपोज ये h1 है और रेडियस है r1। ठीक है, और जो सेकंड कोन है सपोज इस तरीके से है और इसकी हाइट सपोज h2 है और रेडियस r2 है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हाइट्स का रेशियो लिख लेना है। तो h1 बाई h2 कितना गिवन है 1:3, और रेडियाई का रेशियो कितना गिवन है r1 बाई r2 इक्वल्स टू 3/1। ठीक है, तो अब हमें पता है कि जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन वो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम्स का रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो v1 बाई v2, ठीक है, फर्स्ट का वॉल्यूम अपॉन सेकंड का वॉल्यूम। ठीक है, तो v1 क्या आ जाएगा 1/3 पाई r1 स्क्वायर इंटू h1, और v2 क्या आ जाएगा 1/3 पाई r2 स्क्वायर अपॉन इंटू h2। ठीक है, तो 1/3 कैंसिल हो जाएगा और पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो v1 बाई v2 ये कितना बचा r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं r1 बाय r2 का होल स्क्वायर इंटू h1 बाय h2। तो चलिए h1 बाय h2, तो यहां से क्या आ जाएगा r1 बाय r2 कितना गिवन है 3 का स्क्वायर इंटू h1 बाय h2 कितना गिवन है 1/3। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं। तो v1 बाई v2 हो जाएगा हमारा, ये कितना है 3 स्क्वायर मीन्स 9/3। तो 3 से यहां से कैंसिल हो जाएगा एक पावर, तो वॉल्यूम्स का रेशियो बचेगा 3। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 सोल्व करते हैं। अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज चोजन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द चोजन लेटर इज अ कॉन्सोनेंट। तो हमें कॉन्सोनेंट लेटर की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो चलिए लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्सोनेंट। तो क्या होगी प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट। तो इंग्लिश अल्फाबेट में नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट कितने होते हैं आप सभी को पता है 21, और टोटल इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं वो होते हैं 26। तो सिंपली प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 21/26।
ठीक है, तो इसमें ज्यादा कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 सोल्व करते हैं। अ डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 3? तो सबसे पहले हम डाई का सैंपल स्पेस लिख लेते हैं। तो सपोज एक बार ही फेंकी गई है तो सैंपल स्पेस हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और हमारा फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा, सोच के बताओ, लेस देन 3 नंबर आना चाहिए, तो 3 से कम मीन्स 1 और 2, तो ये हो जाएगा 2। तो प्रोबेबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है डायरेक्ट, तो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ये कितने हैं 1 2, तो 2 अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस ये कितना है 6, तो 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3। ठीक है, इतना आसान था ये सब। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 का और पार्ट करते हैं। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम इज 0.07, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इट? तो कोई भी गेम हो या तो उसमें हम विन करते हैं या लूज करते हैं, तो दोनों इवेंट को अगर हम ऐड कर दे, प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दे, तो प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग, किसी भी गेम में यही दो इवेंट होंगे, तो टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग की अगर हम बात करें वो गिवन है 0.07 और प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग हमें कैलकुलेट करना है, ये होगी 1। तो 0.07 को हम उधर ले जाके माइनस कर देंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग आ जाएगी 1 माइनस 0.07, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग हो जाएगी 0.93। ठीक है, तो इस तरीके से ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 सोल्व करते हैं। इफ द मीन ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज 15 देन फाइंड n। तो यहाँ पे क्या करेगा, मीन का कंसेप्ट यूज कर लेंगे। तो फर्स्ट नेचुरल नंबर्स 1 + 2 + 3 है ना, अप टू n, तो n तक हमने फाइंड आउट कर लिया सम। और मीन क्या होगा, इस टोटल सम को हम n से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ गया मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, और ये कितना गिवन है हमारा 15, तो हमें ये n कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, जो फर्स्ट ऑफ n सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स का सम का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो अगर ऐसे कभी लिखा हुआ हो 1 से स्टार्ट हो गए 1 2 3 अप टू n, तो फॉर्मूला क्या होता है n इंटू n + 1/2, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है हमेशा। अपॉन n तो हमारा है ही नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा =15। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं n से हम n को कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा n + 1/2 = 15। तो n + 1 = 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 15 में, तो ये आ जाएगा 30, और 1 को भी राइट हैंड साइड ले जाएं तो ये आ जाएगा 30 - 1, तो n आ जाएगा हमारा 29। ठीक है, तो मीन ऑफ फर्स्ट 29 नेचुरल नंबर्स विल बी 15। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 सोल्व करते हैं। शो दैट a - b होल स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर एंड a + b होल स्क्वायर आर इन AP। तो इसमें हम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। हमें पता है कि AP के कंजुगेटिव टर्म्स में कॉमन डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a - b होल स्क्वायर को a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab। ऑलराइट, ये फर्स्ट टर्म हो गया, और सेकंड टर्म तो एज इट इज लिख लेंगे, और थर्ड टर्म क्या बन जाएगा, स्क्वायर ओपन करेंगे तो a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। तो ये हमारे 3 टर्म्स हो गए, तो इनको AP में शो करना है, तो कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कॉमन डिफरेंस पहले सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म कर लेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा a स्क्वायर + b स्क्वायर - a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम d कैलकुलेट करें इसको सिंप्लीफाई करके, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर + b स्क्वायर, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आ जाएगा -a स्क्वायर - b स्क्वायर, और ये ऑलरेडी -2ab है, तो माइनस माइनस हो जाएगा +2ab। ठीक है, तो यहाँ से a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, तो d क्या आ गया हमारा
2AB। तो ये तो आया कॉमन डिफरेंस जब हमने सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, थर्ड में से सेकंड को माइनस करेंगे। ठीक है, तो वहां पे भी D 2AB आना चाहिए। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे क्या है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, ये तो हो गया हमारा थर्ड टर्म। और सेकंड टर्म क्या है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। चलिए इसको भी लिख लेते हैं, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब फर्दर सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस A स्क्वायर और माइनस B स्क्वायर। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल, B स्क्वायर से B स्क्वायर कैंसिल, तो D क्या बचा हमारा 2AB। तो चलिए लिख लेते हैं। तो आप दोनों साइड अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे भी 2AB आया सेकंड माइनस 1 को करके, और थर्ड माइनस सेकंड को किया तो भी 2AB आ गया। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि डिफरेंस दोनों में सेम है ना। तो इसलिए हमारा जो ये टर्म्स है ये सब AP में है। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 सोल्व कर लेते हैं। इन फिगर D is parallel to AC and DC is parallel to AP. Prove that BE by EC equals to BC by CP. तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, हमें गिवन है कि जो DE है वो पैरेलल टू AC है। तो हमने पढ़ा है कि अगर कोई ट्रायंगल ABC है और उस ट्रायंगल में DE AC के पैरेलल ड्रॉ कर दी जाती हैं तो जो DE है वो AB और EC को सेम रेशो में कट करेगी। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि AD बाई DB विल बी इक्वल टू CE बाय BE। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया है। अब हमें ABP ट्राइंगल में देखना है, तो इसमें क्या गिवन है कि DC इज पैरेलल टू AP। तो हम यहां पे भी क्या लिख सकते हैं, AD बाय DB इक्वल्स टू दिस C, तो CP बाय BC। तो ये फर्स्ट इक्वेशन एज्यूम कर लो, ये सेकंड इक्वेशन एज्यूम कर लो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि AD बाई DB दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो हम इनको इक्वल पार्ट कंपेयर कर देंगे तो यहां से आ जाएगा CE बाय BE इक्वल्स टू CP बाय BC। ठीक है, बट हमें प्रूफ क्या करना था, BE बाय EC, तो हम दोनों साइड रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये आ जाएगा BE बाय CE इक्वल्स टू BC बाय CP, और यही तो हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो हम ये थ्योरम यूज कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 का और पार्ट करते हैं। इन फिगर टू टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन टू द सर्कल विद सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T। प्रूव दैट एंगल PTQ इक्वल्स टू 2 इंटू एंगल OPQ। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो PTQ एंगल है वो सपोज अल्फा है और जो OPQ है वो बीटा है। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या प्रूफ करना है, अल्फा इक्वल्स टू 2 बीटा। ठीक है, तो चलिए अब कैसे करेंगे, तो यहां पे मैं इसको ज्वाइन कर दे रहा हूं रेडियस को। ठीक है, तो आपको पता है कि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये जो एंगल OPQ है ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल का एग्जाम्पल बन गया है क्योंकि दोनों साइड सेम हो गई, रेडियस रेडियस। तो इसकी वजह से हमारे जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो अगर ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। आपको पता है कि जो PT है वो टेंजेंट है सर्कल पे। ठीक है, तो OP रेडियस और TP टेंजेंट के बीच में कितना डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। तो ये हो जाएगा हमारा टोटल 90 OPT। तो ट्राइंगल 90 हो गया है, एंगल 90 हो गया है OPT। तो अब क्या करेंगे हम, हमें कैलकुलेट करना है एंगल QPT। तो हमें पता है कि एंगल QPT प्लस एंगल OPQ इज 90। ठीक है, मैंने इसको OPT को सिंपली स्प्लिट कर दिया है। तो अब क्या आ गया है हमारे पास, एंगल QPT हम कैलकुलेट कर लेंगे तो एंगल QPT इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 90 माइनस एंगल OPQ उधर जाएगा तो एंगल OPQ कितना है, बीटा। तो ये आ जाएगा हमारा 90 माइनस बीटा। ठीक है, सिमिलरली हमारा जो PQT एंगल होगा यहाँ पे भी ये टोटल 90 होगा।
ठीक है, और ये बीटा है तो ये भी कितना बचेगा 90 माइनस बीटा, तो हमारा एंगल पी क्यू टी बी हो जाएगा 90 माइनस बीटा। बस हमारे तीनों एंगल आ गए अल्फा, और ये आ गया 90 माइनस बीटा, ये भी आ गया 90 माइनस बीटा। अब हम क्या करेंगे, पी क्यू टी ट्राइंगल में इंटरनल एंगल्स का सम 180 लगा देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस 90 माइनस बीटा प्लस 90 माइनस बीटा इक्वल टू 180। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 180, और ये 180 इधर से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचा अल्फा माइनस 2 बीटा इक्वल टू 0, तो अल्फा इक्वल टू 2 बीटा। ठीक है, और यही तो हमें प्रूफ करना था, मैंने पहले ही बताया था अल्फा इक्वल टू 2 बीटा हमें प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 सोल्व कर लेते हैं। द रोड AC of a TV disc antenna is fixed at right angles to the wall AB and a rod CD is supporting the disc as shown in figure. If AC equals to 1.5 meter long and CD equals to 3 meter, find tan theta and second part is sec theta plus cosec theta। तो यहाँ पे देख लेते हैं AC क्या है हमारा 1.5 मीटर और CD कितना गिवन है 3 मीटर, और ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो इस डिस्क को ये CD सपोर्ट कर रहा है, तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है AD। ठीक है, तो AD कर लेते हैं ताकि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगा सके सभी में। तो क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं कि जो CD है वो हाइपोटेनस होगा, 90 डिग्री के अपोजिट है, तो ये आ जाएगा CD स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर, AD तो कैलकुलेट ही करना है, प्लस AC स्क्वायर। तो चलिए वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो CD स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर मीन्स 9, तो AD स्क्वायर तो कैलकुलेट ही करना है, प्लस AC स्क्वायर, AC को हम क्या लिख सकते हैं 1.5 है तो इसको लिख सकते हैं 3/2। ठीक है, वो इजी रहेगा कैलकुलेट करना, तो ये हो जाएगा 9/4 क्योंकि AC का स्क्वायर है। तो अब AD कैलकुलेट करना है तो इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, तो 9 माइनस 9/4 इक्वल्स टू AD स्क्वायर। इतना क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 36 माइनस 9 इक्वल्स टू AD स्क्वायर। अब यहाँ पे 36 माइनस 9 बचेगा 27/4 इक्वल्स टू AD स्क्वायर। तो AD कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे रूट लग जाएगा, AD इक्वल्स टू रूट 27/4। तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 27 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, और 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2। तो अब ये रूट है, तो आपको पता है कि 2 के कॉम्बिनेशन हम एक बार बाहर लिख लेते हैं, तो ये 2 बार 2 है तो एक बार 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, और ये 3 है तो ये भी एक बार 3 आ जाएगा, और अंदर बचेगा √3, तो ये आ जाएगा 3√3/2। ठीक है, तो हमारे पास AD की वैल्यू भी आ गई है। चलिए अब फाइनली ऑप्शन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो tan थीटा क्या होता है P/B परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो जो ये थीटा है इसके करस्पॉन्डिंग AC हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और AD हमारा बेस हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको लिख देता हूं 3√3/2 है ये, तो परपेंडिकुलर मीन्स AC अपॉन AD, तो AC कितना है 3/2 और AD कितना है 3√3/2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, राइट, और 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा, तो tan थीटा कितना बचा हमारा 1/√3। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब सेकंड पार्ट करते हैं। ये क्या है sec थीटा प्लस कोसेक थीटा। तो चलिए sec थीटा क्या होता है H/B। ठीक है, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो ये आ जाएगा 3/3√3/2 प्लस कोसेक थीटा क्या होगा H/P, तो हाइपोटेनस मीन्स CD अपॉन परपेंडिकुलर मीन्स AC, तो ये आ जाएगा 3/3/2। ठीक है, तो इसको आप सोल्व कर लेंगे, तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे भी 3 से 3 कैंसिल, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये आएगा 2/√3 प्लस 2, तो अगर मैं यहाँ पे 2 कॉमन ले लूँ तो ये बचेगा 1/√3
+1, इसको फर्दर सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, तो ये आ जाएगा 2, एलसीएम लेंगे ना तो ये आ जाएगा 1 + √3/√3। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पार्ट का ऑप्शन आ गया है। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 सोल्व करते हैं। A piece of wire 22 centimeter long is bent into the form of an arc of a circle subtending an angle of 60 degree at its center. Find the radius of the circle. तो हम एक आर्क बना लेते हैं, ठीक है। तो आर्क की लेंथ कितनी गिवन है, 22 सेंटीमीटर, और सपोज ये सर्कल की आर्क है तो सेंटर भी होगा कहीं पे। सपोज ये सेंटर है O, और सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है आर्क, 60 डिग्री। ठीक है, तो हमें यहाँ से रेडियस कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा लेंगे। हमें पता है कि आर्क लेंथ होता है इक्वल्स टू θ/360 इंटू 2πr। तो इस फॉर्मूला से हम आर कैलकुलेट कर लेंगे। तो आर्क लेंथ हमारे कितने गिवन है, 20 सेंटीमीटर, और थीटा कितना है, 60/360 इंटू 2 इंटू पाई कितना लगा लेंगे, 22/7 इंटू आर। तो चलिए देखते हैं। तो 22 से तो 22 डायरेक्ट कैंसिल हो गया है, ठीक है, और 60 से 360 जाएगा 6 टाइम्स। ओके, तो यहाँ पे तो आ जाएगा 1 इक्वल्स टू, अब 2 से हम 6 को भी डिवाइड कर सकते हैं 3 टाइम्स। ठीक है, तो ऊपर तो 1 ही बचा है और कुछ नहीं है। 3 इंटू 7 हो जाएगा 21 इंटू आर, और ये 21 लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर देगा तो 21 इक्वल्स टू आर, या हम इसको रिवर्स करके भी लिख सकते हैं, आर इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर। तो ये हो गई रेडियस उस सर्कल की। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 सोल्व करते हैं। इफ अ नंबर x is chosen at random from the numbers -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, what is the probability that x square is less than or equal to 4? तो हमारा जो सैंपल स्पेस है वो तो यही हो गया, क्योंकि इसी में से हमारे नंबर्स चूज किए जा रहे हैं। तो ये कितने हैं, 3, 4 एंड 3, 7 नंबर्स हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, फेवरेबल आउटकम्स देखेंगे। तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे क्या क्या होंगे, मैं एफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो सभी नंबर्स जिसको हम स्क्वायर करने के बाद 4 से छोटा हो, क्योंकि एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 है, ठीक है, या 4 के इक्वल हो। तो फेवरेबल आउटकम्स में क्या आएगा, -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, तो ये तो छोटा नहीं है तो इसको नहीं डालेंगे। -2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 4, तो 4 के इक्वल है, तो ये भी हमारा फेवरेबल आउटकम हो सकता है। इनफैक्ट नंबर है -2। ठीक है, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, ये भी 4 से छोटा है तो -1 भी आ जाएगा। 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0, ये भी छोटा है, और 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को, यहाँ पे आएगा 2। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेंगे। तो प्रोबेबिलिटी सच दैट एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4 क्या होगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स तो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये हो गए 5, और सैंपल स्पेस तो हमने काउंट कर ही लिया था, वो है 7, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/7। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 सोल्व करते हैं। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस डाटा का हमें सिंपली मीन कैलकुलेट करना है, और मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। ठीक है, तो fi क्या है, ये फ्रीक्वेंसी, तो अगर इसको हम ऐड कर दें, ये सिंपल एडिशन है, तो ये आ जाएगा 40। ठीक है, अब हमें fi xi का सम ऐड कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हमें fi xi चाहिए, और fi तो पता है, xi चाहिए सबसे पहले। xi कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो क्लास का जो लोअर लिमिट है और अपर लिमिट है उसको ऐड करके अगर हम 2 से डिवाइड कर दे तो वही आ जाएगा हमारा xi। ठीक है, तो 3 + 5/2 मीन्स 8/2, तो ये आ जाएगा 4, 5 + 7/2 मीन्स 6, यहाँ पे आ जाएगा 8, तो सिंपली आप इनको कैलकुलेट कर सकते हैं 10 और 12। ठीक है, अब हम fi और xi की मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 5 4 जा 20, 10 6 जा 60, 10 8 जा 80, 7 × 10 आ जाएगा 70, और 8 × 12 आ जाएगा
96। तो अब इनको ऐड करना है, तो ये आ जाएगा 326। ठीक है, सिंपल एडिशन आप कर सकते हैं। तो चलिए आप मीन कैलकुलेट कर लेते हैं। सिग्मा एफ आई एक्स आई है हमारा 326 और सिग्मा एफ आई तो हमने कैलकुलेट कर लिया था 40। तो यहाँ से आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 8.15। ठीक है, तो यही इसका डाटा का मीन आ जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों 26 का और पार्ट करते हैं। फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। तो हमें मोड कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना होता है? मॉडल क्लास। ठीक है, और मॉडल क्लास वो होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 12 इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो इसी को हम क्या बोल देंगे? मॉडल क्लास। तो अब मैं मोड का फॉर्मूला लिख देता हूं जिसकी हेल्प से हम मोड कैलकुलेट कर लेंगे। तो मोड इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो F1 क्या होता है? जो मॉडल क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी को हम F1 बोलते हैं, और जो उससे पिछली क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी को हम F0 बोलते हैं, और नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी को हम F2 बोलते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। L क्या होता है यहाँ पे? L तो होता है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। तो ये आ जाएगा 60 प्लस F1 आ जाएगा हमारा 12 माइनस F0 है हमारा 10 अपॉन 2F1। तो 2 इंटू 12 मीन्स 24 माइनस F0 10 और F2 क्या है हमारा 6 इंटू H। H क्या होता है? हाइट ऑफ द क्लास। ठीक है, किसी भी क्लास का देख सकते हैं। तो ये कितना है? 60 माइनस 40 20, और यहाँ पे भी देख सकते हैं 80 माइनस 60 20। तो हाइट ऑफ द मॉडल क्लास या किसी भी क्लास का हो गया है 20। तो चलिए अब इसको फर्दर सोल्व कर लेते हैं। 60 प्लस 12 माइनस 10, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 20 भी लिख लेते हैं अपॉन 24 माइनस 10 हो जाएगा 14, और 14 में 6 माइनस करेंगे तो 8। तो यहाँ पे आ जाएगा 8। तो 2 4 जा 8, 4 टाइम्स कट हो जाएगा, और 4 से 20 हो जाएगा 5 टाइम्स कट। तो 60 प्लस 5, तो मोड क्या आ गया हमारा? 65। ठीक है, तो इस डाटा का मोड आ गया है 65। ओके, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 सोल्व करते हैं। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose zeros are reciprocals of the zeros of the polynomial fx equals to ax square plus bx plus c। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो पोलिनोमियल गिवन है इसके रूट्स एज्यूम कर लेंगे अल्फा और बीटा। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स आपको पता है, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएंगे? माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? सी अपॉन ए। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन हमें पता चल गई जो क्वेश्चन में गिवन था। अब हमें क्या करना है? वो पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिसके रूट्स इस पॉलिनोमियल के रूट्स के रेसिप्रोकल हो। ठीक है, तो सपोज ऐसा पॉलिनोमियल है gx, और उसके रूट्स क्या होंगे? 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा, क्योंकि इसके रूट्स है अल्फा और बीटा, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा। अब हम क्या करेंगे? इस पॉलिनोमियल के जो रूट्स आ गए हैं इसके सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैलकुलेट करेंगे, और उसकी हेल्प से gx कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, है ना, इनका सम कर देंगे डायरेक्टली। तो ये कितना आ जाएगा? अगर इसको सोल्व करें तो ये आ जाएगा अल्फा बीटा एलसीएम, और न्यूमरेटर में आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा। तो बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा हमें पता ही है क्या है? माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, और डिनोमिनेटर में अल्फा इंटू बीटा, तो इसका भी पता है सी अपॉन ए। तो यहां से ए से ए कैंसिल, तो ये आ गया हमारा बी अपॉन सी। क्या आया है? सम ऑफ रूट्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करेंगे तो 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा, यह हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो इसको अगर सोल्व करें तो यह आ जाएगा डिनोमिनेटर में अल्फा बीटा और न्यूमरेटर में आ जाएगा 1, और हमें पता है कि जो अल्फा बीटा है वो कितना है? सी अपॉन ए। तो यहां से हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सी अपॉन ए। तो जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हैं वो क्या आ गए? ये ए
न्यूमरेटर में चला जाएगा तो ये आ जाएगा A/C। ठीक है, ये तो आ गई प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, और सम ऑफ फ्रूट्स आ गया हमारा -B/C। तो ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है। तो वो क्या होता है, gx इक्वल्स टू, जो पोलिनोमियल है ये होगा k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, ठीक है, पोलिनोमियल gx के इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, और लास्ट में ब्रैकेट। तो ये क्या होता है, पोलिनोमियल का फॉर्मूला, अगर हमारे पास सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स है। ठीक है, आप याद रखेंगे। तो ये आ जाएगा k एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ फ्रूट्स, तो सम ऑफ फ्रूट्स ये आया था माइनस B/C माइनस है, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स ये है A/C, तो ये आ गया। तो इसको अगर हम थोड़ा सा सोल्व कर ले तो ये आ जाएगा gx इक्वल्स टू k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस B/Cx प्लस A/C। तो यही हमारा रिक्वायर्ड पोलिनोमियल हो जाएगा जिसके रूट्स रेसिप्रोकल है इस पोलिनोमियल के रूट्स के। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28 इस ईयर के सिलेबस से रिमूव हो चुका है, इसलिए हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 27। चलिए देखते हैं। In a flight of 600 kilometer, an aircraft was slowed due to bad weather. Its average speed for the trip was reduced by 200 km per hour and time of flight increased by 30 minutes. Find the original duration of the flight. तो हम एज्यूम कर लेते कि जो ओरिजिनल ड्यूरेशन है फ्लाइट की वो t है, ठीक है, t आवर, और जो स्पीड है नॉर्मल स्पीड वो s है या x मान लेते हैं। ठीक है, तो हमें पता है डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमें 600 किलोमीटर ट्रेवल करना है तो डिस्टेंस हो गया 600 किलोमीटर इक्वल्स टू स्पीड x और टाइम सपोज t ओरिजिनल। ठीक है, ये तो नॉर्मल बात है, बट वेदर बैड वेदर के कारण जो उसकी एवरेज स्पीड है तो डिस्टेंस तो सेम ही कवर करना है। एवरेज स्पीड वाज रिड्यूस्ड बाय 200 किलोमीटर पर आवर, तो x माइनस 200 हो जाएगा, है ना, और जो t है मीन्स टाइम ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट वो 30 मिनट्स इंक्रीज कर दी गई, या हम बोल सकते कि 1/2 आवर मीन्स हाफ आवर इंक्रीज कर दी हो गई। ठीक है, तो t प्लस 1/2 आ जाएगा। अब हमें इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेना है, तो चलिए इसको ब्रैकेट को ओपन कर दें। तो 600 इक्वल्स टू हो जाएगा x इंटू टी, x इंटू 1/2 मीन्स x/2, और ये आ जाएगा माइनस 200t, और माइनस 200 की 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -100। इतना क्लियर है। अब आप देखो कि जो 600 है वो xt के इक्वल है, तो xt की जगह 600 लिख सकते हैं। तो 600 इक्वल्स टू 600, और हमें t फाइंड आउट करना है, ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट, तो हम क्या करेंगे x की जगह t की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो x की जगह हम क्या करेंगे 600/t कर देंगे, तो इससे t में एक इक्वेशन बन जाएगी, तो ये आ जाएगा x की जगह 600/t और अपॉन में 2 है तो ये 2 आ जाएगा, -200t -100, ये एज इट इज लिख देंगे। अब आप देखो यहाँ से 600 से 600 कैंसिल, और 2 से 600 जाएगा 300 टाइम्स। ठीक है, तो 0 इक्वल्स टू ये क्या बन गया 300/t माइनस 200t माइनस 100। इतना क्लियर है। अब हम क्या करेंगे t से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि t यहाँ डिनोमिनेटर में है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये t स्क्वायर बन जाएगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग बाय t ऑन बोथ साइड्स, तो इधर तो 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 300 माइनस 200 t स्क्वायर माइनस 100t। इतना क्लियर है।
अब देखो यहाँ पे -200t² है, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो चलिए ले आते हैं, तो ये आ जाएगा 200t², और ये है -100t, तो ये आ जाएगा +100t, और ये है 300, तो लेफ्ट हैंड साइड आके हो जाएगा -300 = 0। तो यहाँ से हम 100 कॉमन ले सकते हैं, सभी में 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये बच जाएगा 2t² + t - 3 = 0। 100 उधर जाके 0 हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 2t² + t - 3 = 0। अब हमें क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैलकुलेट करने हैं, वही हमारी ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट हो जाएगी। तो -3 × 2 हो जाएगा -6। तो हमें ऐसे नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करके 6 आ जाए और माइनस करके 1 आ जाए। तो इजीली देख सकते हैं आप, 2 और 3 को ही ले लेंगे, तो 3 × 2 हो जाएगा 6 और 3 - 2 हो जाएगा 1। तो चलिए देखते हैं, तो ये हो जाएगा 2t² + 3t - 2t। तो ये क्या लिखा हुआ है, बेसिकली t लिखा हुआ है, -3 = 0। तो यहाँ से हम t कॉमन ले लेंगे, तो ये बचेगा 2t + 3, और यहाँ से हम -1 कॉमन ले लेंगे, तो ये बचेगा 2t - 3 = 0। तो 2t ये आएगा 2t + 3, तो 2t + 3 हम कॉमन ले सकते हैं, तो 2t + 3, और फर्स्ट टर्म से बचेगा t और सेकंड टर्म से बचेगा -1 = 0। अब हम इनको इंडिविजुअली पुट कर देंगे 0 के इक्वल, तो 2t + 3 = 0। तो यहाँ से आएगा 2t = -3 और t = -3/2, ठीक है। और अगर t - 1 को 0 के इक्वल पुट कर दें, तो यहाँ से आ जाएगा t = 1। तो आप देख सकते हैं कि t = -3/2 अनएक्सेप्टेबल है, क्योंकि टाइम जो है नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो t = 1 और यूनिट क्या आ जाएगी, आवर, ठीक है। तो 1 आवर इसका ओरिजिनल टाइम था फ्लाइट का, ठीक है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30 सोल्व करते हैं। If the point C -1, 2 divides internally the line segment joining A and B in the ratio 3, 4, find the coordinates of B। तो सबसे पहले लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। तो सपोज ये है A और इसके कोऑर्डिनेट है 2, 5, और जो B कोऑर्डिनेट है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं XY, ठीक है। और रेशियो है क्या है, जो C पॉइंट है ये भी लिख लेते हैं -1, 2, और ये 3, 4 में इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, C के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, अब हम सेक्शन फॉर्मूला लगा के C के कोऑर्डिनेट अगेन फाइंड आउट करेंगे, तो उसमें X और Y वेरिएबल्स आ जाएंगे, और उसकी हेल्प से हम कंपेयर करके X और Y कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए, C के कोऑर्डिनेट हमें पता है -1, 2, तो अब सेक्शन फॉर्मूला लगा के C के कोऑर्डिनेट्स अगेन फाइंड आउट करते हैं इन टर्म्स ऑफ X और Y। तो ये आ जाएगा m1 x2 मीन्स 3 × x, तो ये आ जाएगा 3 × x प्लस m2 y1 4 × 2 हो जाएगा 8/m1 + m2, तो 3 + 4, और y कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे, 3 × y m1 y2 प्लस m2 y1, तो 4 × 5 20 अपॉन अगेन 3 + 4 m1 + m2 होता है। तो अब इनको सिर्फ कंपेयर करना है, तो चलिए x कोऑर्डिनेट कंपेयर कर लेते हैं। तो ये कितना है, 3x + 8 अपॉन 3 + 4 कितना होता है 7, तो अपॉन में 7 = -1, यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3x + 8, 7 की मल्टीप्लाई -1 में हो जाएगी, तो -7, तो 3x = 8 को भी उधर ले जाते हैं, -7 -8, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 3x = -7 - 8 -15, तो x आ जाएगा -15/3, तो x आ गया हमारा -5, ठीक है। तो ये तो x का वैल्यू आ गया है। अब हमें y भी कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हम y कोऑर्डिनेट कंपेयर कर लेते हैं। तो ये है 3y + 20 अपॉन 3 + 4 7 = 2, तो 2 लिख लेते हैं, तो 3y + 20 और 7 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, तो ये हो जाएगा
14, 7 2 जा 14, तो 20 उधर ले जाते हैं, तो 3y इक्वल्स टू 14 माइनस 20 और 3y इक्वल्स टू माइनस 6, तो y आ जाएगा हमारा -6/3, तो y आ गया है -2, तो x आ गया -5, y आ गया है -2, तो हमें b के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, तो b क्या आ गया है -5 -2, ठीक है।